नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने नायकों के भेदों को पढ़ा था। नायक के 4 भेद किए थे: धीर ललित, धीर शांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। और क्रमशः हमने धीर ललित, धीर शांत और धीरोदात्त इन 3 नायकों के लक्षण को देखा था और उनको उदाहरणों से समझा था। आज अपन नायक के चौथा भेद धीरोद्धत नायक का लक्षण पढ़ेंगे। धीरोद्धत नायक का लक्षण देते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं: दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायणः धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चंडो विकथन। धीरोद्धत नायक दर्प, घमंड, मात्सर्य और ईर्ष्या से भूयिष्ठ भरा हुआ होता है। अर्थात धीरोद्धत नायक दर्प और ईर्ष्या, मात्सर्य से भरा हुआ होता है। माया छद्म परायणः, माया और कपट से वो युक्त होता है। अहंकारी, वो अहंकार करने वाला। चलह, चंचल। चंड, क्रोधी। विकथन और आत्मश्लाघी होता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि धीरोद्धत नायक घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ, माया और कपटी, मायावी और कपटपूर्ण आचरण करने वाला, अहंकारी, चंचल, स्थिर न रहने वाला, चंड, क्रोधी, विकथन, अपनी आत्म प्रशंसा में लगा हुआ होता है। धनिक ने यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं उनका अर्थ इस तरह से बताया है: दर्पः शौर्यादिमदः। दर्प का तात्पर्य शौर्य आदि का घमंड है। मात्सर्य असहनता, और मात्सर्य का तात्पर्य दूसरों के उत्कर्ष की असहनता है, दूसरों की उन्नति को सहन न करना। मंत्र बलेना विद्यमान वस्तु प्रकाशनम माया। मंत्र बलेन, मंत्र के बल से, अविद्यमान वस्तु प्रकाशनम, जो वस्तु विद्यमान नहीं है उस वस्तुओं को प्रकट करना माया कहलाता है। छद्म वंचना मात्रम, और दूसरे को वंचना अर्थात ठगना, वो छल कहलाता है। चलह अनवस्थितः, चल से मतलब है स्थिर न रहने वाला। इन गुणों के अलावा धीरोद्धत चंडः रौद्र, क्रोधी और स्वगुण संसी विकथनो धीरोद्धत भवति, अपने गुणों की प्रशंसा करने वाला, डींगे मारने वाला होता है। जैसे वीर चरित के परशुराम, जो अपने आप को कैलाश के उठाने तथा तीनों लोकों को जीतने में समर्थ मानते हैं, तथा रावण, जिनकी भुजाएं तीनों लोकों के ऐश्वर्य की लक्ष्मी को हट से अपहृत करने में समर्थ है। नायक के धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत कोटि के होने के विषय में पूर्व पक्षियों को एक भ्रांति हो सकती है कि नायक का पूरा जीवन चरित्र एक ही कोटि का होगा। इस तरह तो दुष्यंत आदि धीरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता बताई गई है तथा जो धीर ललित का गुण है, ठीक नहीं बैठेगा। तो इसका उत्तर धनिक ये देते हैं कि वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते हुए धनिक कहते हैं कि धीर ललित आदि पारिभाषिक शब्द तत्त प्रकरण में वर्णित गुणों से समारोपित
अवस्था के अभिधायक हैं। इस तरह एक ही नायक में कभी ललित वाली अवस्था, कभी शांत वाली अवस्था, कभी उद्धत वाली अवस्था और कभी उद्यत वाली अवस्था पाई जा सकती है। यह बात दूसरी है कि प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। इस न्याय के आधार पर उसकी धीर, ललित आदि संज्ञा किसी एक गुण की विशिष्टता के कारण की जाती है। जैसे बैल को हम विभिन्न अवस्थाओं में बछड़ा, बैल, सांड इन नामों से पुकारते हैं, ठीक उसी प्रकार नायक के विषय में भी कहा जा सकता है कि उदात्त, ललित आदि जाति के रूप में नायक में स्थित नहीं है। जिस तरह गौ में वत्सत्व आदि जाति न होकर गोत्व जाति है, वत्स, वृषभ, महोक्ष केवल बैल के गुण हैं, वैसे ही नायक में नायकत्व जाति है, ललित आदि उसके गुण हैं। उदाहरण के लिए गुण जो है वो विनाशी और क्षणिक है, अतः परस्पर विरोधी गुणों का भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक ही नायक में पाया जाना अनुचित तथा असंगत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए भवभूति के महावीर चरित्र से परशुराम के पात्र को ही ले लीजिए। भवभूति के परशुराम में कई गुणों का समावेश पाया जाता है। एक और रावण के प्रति निम्न संदेश भेजते हुए परशुराम का धीरोदात्तत्व प्रकट किया गया है। ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतये जामदग्न्यश्च मित्रमन्यथा दुर्मनायते। ब्राह्मणों के अपमान को छोड़ देना तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। परशुराम वैसे तुम्हारा मित्र है, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने पर वह क्रुद्ध होता है। दूसरी ओर राम के प्रति कैलाशोद्धार आदि उक्ति का प्रयोग करते समय उसका धीरोद्धत रूप प्रकट किया गया है। और तीसरी ओर ब्राह्मण जाति पवित्र है, इस प्रकार धीर शांत के रूप में उसका चित्रण हुआ है। इस तरह अलग अलग अवस्थाओं में परशुराम का चित्रण अनुचित नहीं है। यहाँ परशुराम प्रधान नायक न होकर महावीर चरित्र के प्रधान नायक राम के अंगभूत नायक है। अंगभूत नायकों में भी महासत्वादि गुण प्रधान नायकों की अपेक्षा न्यून तथा अव्यवस्थित ही होते हैं, अतः ऐसे अंगभूत नायकों का भिन्न भिन्न अवस्थाओं का चित्रण सर्वथा उचित जान पड़ता है। लेकिन जहाँ तक प्रधान नायक का प्रश्न है, उसके बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी प्रबंध में, काव्य या नाटक में रामादि को प्रधान नायक निबद्ध किया गया है। ऐसे स्थल पर प्रबंध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधान नायक की जो अवस्था आरंभ में कवि ने ग्रहित की है, उसी का निर्वाह अंत तक होना ठीक है। दूसरी अवस्था का ग्रहण वहाँ ठीक नहीं जचेगा। जैसे धीरोदात्त नायक के प्रबंध में कपट से बाली का वध करना उनके महासत्व में दोष उत्पन्न कर देगा और वे अपनी अवस्था छोड़ देंगे, क्योंकि छलादि का आश्रय धीरोद्धत नायक का गुण है। अतः ऐसे अवसरों पर कुशल कवि प्रबंध में उचित हेर फेर कर ऐसे स्थल को नायक की धीरोदात्त प्रकृति के अनुरूप बना देते हैं। लेकिन आगे ये वर्णित दक्षिण, सठ, दृष्ट इन नायक भेदों का एक ही नायक में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वह नायक प्रधान नायक हो या अंगभूत नायक हो। इस प्रकार के भेदों का आश्रय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के लिए लिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ये अवस्थाएं एक दूसरे की अपेक्षा रखती है।
परस्पर सापेक्ष है। जैसे एक ही नायक पहले ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, अतः दक्षिण नायक रहता है, और वही कभी छिप छिप कर कनिष्ठा से श्रृंगार चेष्टा करता है, अतः शट हो जाता है, और बाद में उसकी चालाकी साफ तौर पर ज्येष्ठा के द्वारा पकड़ी जाती है तो वह धृष्ट नायक की कोटि में आ जाता है। अतः दाक्षिण्य आदि गुणों का अवस्था भेद से प्रधान नायक में भी समावेश करना अनुचित तथा विरुद्ध नहीं है। तो अब यहाँ पर नायक के श्रृंगारिक अवस्थाओं के अनुसार भेद किया जा रहा है। स दक्षिणः शठो दृष्टः पूर्वां प्रत्यन्यया हृतः। जब नायक अन्यया किसी अन्य नायिका के द्वारा हृतचित हो जाता है, अन्य नायिका के द्वारा उसके हृदय का हरण कर लिया जाता है, तो वह पूर्वा के प्रति, ज्येष्ठा नायिका के प्रति दक्षिणः शठ और धृष्ट प्रकृति का हो जाता है। अर्थात जब नायक किसी कनिष्ठा नायिका के द्वारा आकर्षित हो जाता है तो वो ज्येष्ठा नायिका के प्रति कैसा हो जाता है? दक्षिण, शठ और धृष्ट प्रकृति का हो जाता है। यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त पूर्वा तथा अन्यया इन विशेषणों से इनके विशेष्य नायिका का अध्ययन कर लेना चाहिए। यह नायक जब किसी नवीन नायिका के प्रेम में फंस जाता है तो पहली नायिका के प्रति उसका व्यवहार कई प्रकार का हो सकता है, और इसी व्यवहार के आधार पर श्रृंगारी नायक के ये दक्षिण, शठ और धृष्ट ये भेद किए गए हैं। कुछ ऐसे भी नायक होते हैं जो एक नायिका के प्रति ही आसक्त रहते हैं, जैसे उत्तर रामचरित के रामचंद्र। इस भेद का वर्णन भी वो आगे धनंजय करेंगे। इस पर नायिका के प्रति व्यवहार की दृष्टि से नायक के 4 भेद माने जा सकते हैं। ऊपर जो धीर, ललित आदि 4 प्रकार के नायकों के भेद बताए हैं, प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, धृष्ट या अनुकूल हो सकता है। इस प्रकार नायक के 16 भेद हो जाते हैं। नायक के धीर ललित के 4, धीर शांत के 4, धीरोदात्त के 4 और धीरोद्धत के 4, तो 16 नायक के भेद हो जाते हैं। अब ये नायक कौन कौन से कैसे हैं, इनका मैं संक्षेप में बता रही हूँ। दक्षिणो अस्यां सहृदयः। दक्षिण नायक वह होता है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी अस्यां सहृदयः, उस पूर्व नायिका के प्रति अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता तथा उसे इस बात का अनुभव नहीं होने देता कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया। संक्षेप में वह पूर्वा नायिका के प्रति अस्यां सहृदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। शठ, गूढ़ विप्रियकृत शठः। गूढ़ विप्रियकृत शठ नायक वह होता है जो ज्येष्ठ नायिका का बुरा तो करता है लेकिन गूढ़ छिप छिप कर करता है। अर्थात नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर शठ कोटि का नायक पहली नायिका से डर डर कर छिपी श्रृंगार चेष्टाएं किया करता है। व्यक्तंगै वैकृतो धृष्टः। जब नायक छिप छिप कर कनिष्ठ नायिका के साथ श्रृंगार चेष्टाएं करता है और उसकी
इन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर लगा रहता है। ज्येष्ठ नायिका के सामने जब ये व्यक्तांग विकृति, जब उसके ये अंग विकार प्रकट हो जाते हैं तो उस नायक की छिप कर की गई सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो वो नायक धृष्ट कहलाता है। धृष्ट नायक नाम इसलिए पड़ा कि वो उतना ढीठ होता है कि वो इस तरह अंग विकार युक्त होकर भी ज्येष्ठा नायिका के सामने जाने से नहीं हिचकिचाता है। और अनुकूलस्तु एक नायिका, और जो नायक एक नायिका के प्रति आसक्त रहता है वह अनुकूल नायक होता है। तो यहाँ पर हमने नायक की श्रृंगारिक अवस्थाओं के आधार पर प्रत्येक नायक के जो 4 भेद किए हैं उन प्रत्येक के हमने पुनः 4 भेद किए हैं: दक्षिण, षट, दृष्ट और अनुकूल। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।